हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि हम एज, सिंस, बिकॉज और फॉर का प्रयोग रीजन बताने के लिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं एज, सिंस और बिकॉज को। तो देखिए, जब भी हम एज, सिंस या बिकॉज का प्रयोग किसी सेंटेंस में करते हैं रीजन बताने के लिए, तो वो सेंटेंस जो है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। ठीक है, वो सेंटेंस कैसा सेंटेंस होगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और हम सब जानते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। तो एज, सिंस और बिकॉज का प्रयोग हम सबऑर्डिनेट क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। अर्थात जो मेन क्लॉज होती है वो किसी भी कंजंक्शन से शुरू नहीं होती है, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है वो एक कंजंक्शन से शुरू होती है। तो किसी ऐसे सेंटेंस में जिसमें हम एज, सिंस और बिकॉज का प्रयोग रीजन बताने के लिए करें, तो इन कंजंक्शंस का प्रयोग जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। दूसरा, जैसे कि हमने अभी पढ़ा है कि हम एज, सिंस और बिकॉज इन तीनों ही शब्दों का प्रयोग जो है रीज़न बताने के लिए करते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम जब चाहे वो एज का प्रयोग कर लिया, जब चाहे सिंस का प्रयोग कर लिया, जब चाहे बिकॉज का प्रयोग कर लिया। हाँ, जब हम इनको यूज करते हैं तो हमें कुछ चीज़ें अपने माइंड में रखनी होती हैं, क्योंकि जब इनका प्रयोग किया जाता है तो इनके प्रयोग में कुछ डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं एज और सिंस को। तो देखिए, हम एज और सिंस का प्रयोग रीज़न बताने के लिए तब करते हैं जब रीज़न के बारे में, जिस रीज़न के बारे में हम बता रहे हैं, उस रीज़न के बारे में हमारा लिसनर या रीडर जो है ऑलरेडी जानता हो। दूसरा, जब भी हम एज और सिंस का प्रयोग किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में रीज़न को इंट्रोड्यूस करने के लिए करते हैं या रीज़न बताने के लिए करते हैं, तो उस सेंटेंस में क्या होता है कि जो रीज़न होता है उस पर कम फोकस होता है और जो रिजल्ट होता है उस पर ज़्यादा फोकस होता है। तीसरा, आपको क्या ध्यान रखना है कि जो एज और सिंस क्लॉजेज होती हैं उनको हम मोस्टली सेंटेंस के शुरू में यूज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उनको सेंटेंस के शुरू में हमेशा ही यूज करते हैं। उनको हम जो मेन क्लॉज है उसके बाद भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, एज आई डिड नॉट डू माई होमवर्क द टीचर पनिश्ड मी। अभी सेंटेंस एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसमें ये एज आई डिड नॉट डू माई होमवर्क ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, द टीचर पनिश्ड मी ये मेन क्लॉज है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं द टीचर पनिश्ड मी ये मेन क्लॉज है। इसका मीनिंग क्या है कि टीचर ने मुझे पनिश किया। अब क्यों पनिश किया? एज आई डिड नॉट डू माई होमवर्क, क्योंकि मैंने अपना होमवर्क नहीं किया। अब यहाँ पर टीचर के पनिश करने का रीज़न क्या है? ये एज आई डिड नॉट डू माई होमवर्क, क्योंकि मैंने अपना होमवर्क नहीं किया। अब यहाँ पर जो रीज़न है, इस रीज़न को देखिए कैसे लिखा गया है, एज की मदद से लिखा गया है। यहाँ पर शुरू में देखिए एज है, एज आई डिड नॉट डू माई होमवर्क। तो अभी सेंटेंस से क्या बोध हो रहा है कि जो रीज़न है ये मेरा लिसनर ऑलरेडी जानता है। मतलब मैं मेरे लिसनर को क्या कह रहा हूँ, रीडर या लिसनर को, द टीचर पनिश मी, टीचर ने मुझे पनिश किया। ठीक है, अब क्यों पनिश किया? ये मेरा जो लिसनर है वो रीडर ऑलरेडी जानता है, क्योंकि मैंने इस रीज़न को एज की मदद से यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो इस तरह से जब हम एज या सिंस की मदद से कोई रीज़न इंट्रोड्यूस करते हैं तो इसका मतलब है कि उस रीज़न पे कम फोकस है, मेन फोकस किस पे है? ये जो रिजल्ट है, जो मेन क्लोज है, इस पे। जो मेन क्लोज में जो एक्शन बताया गया है ना, मेन क्लोज में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उस पे ज़्यादा फोकस है। ठीक है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा रीज़न है अर्थात जो एज क्लोज है उसको इस सेंटेंस के शुरू में रखा गया है। जब हम एज क्लोज या सिंस क्लोज को सेंटेंस के शुरू में रखते हैं तो एज क्लोज या सिंस क्लोज के बाद ही कोमा लगाते हैं, जैसे यहाँ पे लगाया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है, सिंस ही डिड नॉट इनवाइट मी, क्योंकि उसने मुझे इनवाइट नहीं किया। आई डिड नॉट अटेंड हिज वेडिंग, तो मैंने उसकी वेडिंग अटेंड नहीं की। तो यहाँ पर भी ये भी एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ये सबऑर्डिनेट क्लोज है, सिंस ही डिड नॉट इनवाइट मी, ये सबऑर्डिनेट क्लोज है और ये हमारी मेन क्लोज है, आई डिड नॉट अटेंड हिज वेडिंग। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो सिंस क्लोज है उसको जो सेंटेंस के शुरू में रखा है, और जब हमने इसको सेंटेंस के शुरू में रखा है तो यहाँ पर एक कोमा लगा है इसके बाद। ठीक है, इस सेंटेंस में भी क्या है कि जो मेन फोकस है वो इस रिजल्ट पे है, आई डिड नॉट अटेंड हिज वेडिंग। और क्योंकि इस सेंटेंस में जो रीज़न है वो सिंस की मदद से यहाँ पे लिखा गया है, तो इस सेंटेंस का मतलब भी यही है कि इसमें जो रीज़न बताया गया है उस रीज़न के बारे में मेरा लिसनर या रीडर ऑलरेडी जानता है। तो इस तरह से हम एज और सिंस का प्रयोग रीज़न बताने के लिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में सबऑर्डिनेट क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो रीज़न होता है तो उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए एज और सिंस क्लॉजेज जो होती हैं वो सेंटेंस के शुरू में रखी जाती हैं।
लेकिन ऐसा नहीं है, हम ये जो रीज़न बताने वाले जो एज और सिंस क्लॉजेज हैं उनको हम मेन क्लॉज के बाद भी रख सकते हैं। जैसे हम इन सेंटेंसेस को ऐसे भी लिख सकते हैं, रिजल्ट पहले, रीज़न बाद में। द टीचर पनिश्ड मी एज आई डिड नॉट डू माई होमवर्क, और दूसरा सेंटेंस हो जाएगा आई डिड नॉट अटेंड हिज वेडिंग सिंस ही डिड नॉट इन्वाइट मी। जब हम रिजल्ट पहले लिखते हैं, रीज़न बाद में लिखते हैं, अर्थात मेन क्लोज पहले लिखते हैं और जो सबऑर्डिनेट क्लोज है उसको बाद में लिखते हैं, तो बीच में जो कोमा होता है उसको हम नहीं लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे थे, ये जो यहाँ पे कोमा था, यहाँ पे देखिए ये कोमा कब था, जब हम रीज़न पहले लिख रहे थे, रिजल्ट बाद में। लेकिन जब हम रिजल्ट पहले लिखेंगे, रीज़न बाद में लिखेंगे, तो यहाँ से कोमा हटा देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं जब हम एज और सिंस के द्वारा किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लोज को इंट्रोड्यूस करने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। उसके बाद बात करते हैं बिकॉज की। तो देखिए, बिकॉज का प्रयोग हम किसी नई इन्फॉर्मेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए करते हैं, कोई ऐसी न्यू इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में हमारा जो लिसनर है या रीडर है वो नहीं जानता है, ठीक है। बिकॉज जो होता है, जब हम बिकॉज का प्रयोग किसी सेंटेंस में रीज़न बताने के लिए करते हैं तो इससे ये लगता है कि जो रीज़न है उसके ऊपर ज़्यादा जोर डाला गया है, ज़्यादा उस पर फोकस किया गया है। जैसे एग्जांपल देखिए, हिज इलेक्ट्रिसिटी वाज कट ऑफ बिकॉज ही डिड नॉट पे हिज बिल इन टाइम। उसकी इलेक्ट्रिसिटी जो है जो कट ऑफ कर दी गई है क्योंकि उसने अपना जो बिल है वो टाइम पे नहीं दिया। अब यहाँ पे ये तो है रीज़न, बिकॉज ही डिड नॉट पे हिज बिल इन टाइम, ये रीज़न है, ठीक है, क्योंकि उसने अपना बिल समय पे नहीं किया। अब इसका रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट है पहले देखिए, हिज इलेक्ट्रिसिटी वाज कट ऑफ। तो रिजल्ट होता है वो मेन क्लोज बन जाती है और जो रीज़न होता है वो सबऑर्डिनेट क्लोज होती है। अब यहाँ पर जो रीज़न है वो बिकॉज की मदद से यहाँ पे लिखा गया है, तो यहाँ पे जो मेन फोकस है वो इस रीज़न पे है, ठीक है। जैसे कि हम अगर हमारा रीज़न पे कम फोकस हो तो हम हमारे रीज़न को कैसे लिखते हैं, एज या सिंस की मदद से लिखते हैं। और अगर हम रीज़न पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हो, ज़्यादा मतलब रीज़न को ज़्यादा एम्फेसाइज करना चाहते हो सेंटेंस में रिजल्ट की बजाय, तो हम उस रीज़न को बिकॉज की मदद से लिखते हैं। जैसे अगला सेंटेंस देखिए, आई लॉस्ट माई जॉब बिकॉज आई वॉज इल फॉर 6 months। मैंने अपनी नौकरी गंवा दी क्योंकि मैं 6 महीने तक बीमार था। तो यहाँ पर देखिए ये कारण है, ये रीज़न है, बिकॉज आई वॉज इल फॉर 6 months। अब इस रीज़न का रिजल्ट क्या निकला, ये कि मैंने अपनी नौकरी गंवा दी। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि दोनों ही सेंटेंस जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। हिज इलेक्ट्रिसिटी वाज कट ऑफ बिकॉज ही डिड नॉट पे हिज बिल इन टाइम, ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। और आई लॉस्ट माई जॉब बिकॉज आई वॉज इल फॉर 6 months, ये भी एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब दोनों ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब भी हम कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखते हैं तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मेन क्लोज होती है, एक सबऑर्डिनेट क्लोज होती है। तो यहाँ पर जो रीज़न बताएंगे वो सबऑर्डिनेट क्लोज होगी, मतलब जो रीज़न होगा वो सबऑर्डिनेट क्लोज में होगा और जो रिजल्ट होगा उस रीज़न का, ठीक है, वो क्या होगा, वो मेन क्लोज होगा। तो यहाँ पर दोनों ही सेंटेंसेस में जो रीज़न है वो बिकॉज की मदद से यहाँ पे लिखा गया है। अब क्योंकि ये रीज़न बिकॉज की मदद से लिखा गया है तो यहाँ पर जो रीज़न है इनको ज़्यादा फोकस किया गया है, इन पे ज़्यादा मतलब इनको ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया है। और हम जो रीज़न बताने के लिए बिकॉज से अगर कोई क्लोज शुरू करते हैं, बिकॉज से अगर हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज शुरू करते हैं, तो हम ये जो बिकॉज से शुरू होने वाली जो सबऑर्डिनेट क्लोज है उसको मेन क्लोज के बाद लिखते हैं, अर्थात रिजल्ट पहले लिखते हैं, रीज़न बाद में लिखते हैं, क्योंकि ज़्यादा जो रीज़न होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसको हम बाद में लिखते हैं, जो चीज़ कम इंपॉर्टेंट होती है उसको पहले लिखते हैं। जैसे हमारे पहले वाले सेंटेंसेस में क्या था, देखिए यहाँ पर हमने अगर रीज़न पहले लिख रखा है तो इसका मतलब रीज़न कम इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट बाद में लिख रखा है तो इसका मतलब रिजल्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो अगर हम रीज़न को अगर एज या सिंस से शुरू करते हैं, हम रीज़न को एज या सिंस से इंट्रोड्यूस करते हैं, तो हमारी जो ये जो सबऑर्डिनेट क्लोजेज होती हैं इनको हम सेंटेंस के शुरू में रखते हैं, ठीक है। और सेंटेंस के शुरू में रख के इनके बाद हम कोमा लगाते हैं, लेकिन हम इनको सेंटेंस के बाद में भी रख सकते हैं, ठीक है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, हम इनको सेंटेंस के बाद में भी इस तरह से रख सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो है ये क्लोजेज सेंटेंस के शुरू में ही यूज़ की जाती हैं। उसके बाद है हम बिकॉज क्लोज का प्रयोग यह भी बताने के लिए करते हैं कि हम कोई चीज़ कैसे जानते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, वी नीड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज इट इज़ संडे। हमें स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आज संडे है। तो यहाँ पर ये जो बात बताई गई है, देखिए, वी नीड नॉट गो टू स्कूल टुडे, हमें आज स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे ये कैसे पता है, ठीक है, मुझे ये चीज़ कैसे पता है कि आज स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है कैसे, कैसे का रिप्लाई लिखा हुआ है, बिकॉज इट इज़ संडे, ठीक है।
तो इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ, आई नो बिकॉज इट इज़ संडे। आई नो, मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ कि आज हमें स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आज संडे है। तो इस तरह से हम बिकॉज क्लोज का प्रयोग जो है यह बताने के लिए भी करते हैं कि अगर हमें कोई चीज़ पता है तो वो कैसे पता है। उसके बाद बात करते हैं फॉर की। तो देखिए फॉर का प्रयोग जब हम रीज़न बताने के लिए करते हैं तो वो जो सेंटेंस बनता है वो एक कंपाउंड सेंटेंस बनता है। जब हम फॉर का प्रयोग रीज़न बताने के लिए करते हैं तो इससे ये अर्थ निकलता है या इससे ये बोध होता है कि जो हमारा रीज़न है वो हमारे माइंड में हमारे जो हमारी जो मेन स्टेटमेंट है उसको बोलने के बाद आया है। जैसे एग्जांपल देखिए, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया। फॉर माई मदर वाज इल, क्योंकि मेरी माँ बीमार थी। तो यहाँ पर देखिए ये जो पूरा सेंटेंस बना ये कंपाउंड सेंटेंस है। और जब हम फॉर के द्वारा जो रीज़न बताते हैं तो उससे पहले हम कोमा लगाते हैं। ठीक है, तो आपको ये कोमा लगाना है। और इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ कि मैं स्कूल नहीं गया, अर्थात यहाँ पर मैंने जो रीज़न लिखा है वो फॉर की मदद से लिखा है। फॉर माई मदर वाज इल, क्योंकि मेरी माँ बीमार थी। अब यहाँ पर ये बोध हो रहा है कि ये जो रीज़न है ना, ये क्योंकि मेरी माँ बीमार थी, ये मेरे दिमाग में ये सेंटेंस बोलने के बाद आया है। इससे पहले मुझे नहीं पता था। ठीक है, इससे पहले मेरे माइंड में रीज़न नहीं था। ये रीज़न जो है मेरे माइंड में ये सेंटेंस बोलने के बाद आया है। तो जब भी हम फॉर के द्वारा कोई रीज़न बताते हैं तो इससे ये बोध होता है कि हमने अपनी जो बात है वो कह दी, लेकिन जो उस बात के पीछे क्या रीज़न था वो हमारे माइंड में वो सेंटेंस बोलने के बाद आया है। पहले हमें नहीं पता, तो पहले हम नहीं बताना चाहते थे कि उसका क्या रीज़न है क्या नहीं। ये रीज़न जो है हमारे माइंड में जो है, मतलब यहाँ पे जो रीज़न है वो यहाँ पे एज एन आफ्टर थॉट दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी गया था, यूज ऑफ फॉर सजेस्ट दैट द रीज़न इज़ गिवन एज एन आफ्टर थॉट। आफ्टर थॉट का मतलब है कि हमने ये बाद में सोचा है। ठीक है, हमने पहले नहीं सोच के रखा था, हमने ये सेंटेंस बोल दिया जब हम ये सेंटेंस कह रहे थे, ये बात हम बता रहे थे। तो इसका मतलब उस समय हमें ये हमारे माइंड में भी नहीं था और ना ही हम बताना चाहते थे। ये हमने बाद में हमारे माइंड में आया है। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।